हो गया है कचहरी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। इस बार संसद के मानसून सत्र की ओपनिंग पर दिल्ली में जो कुछ हुआ ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन मानसून सत्र पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस बार मानसून सत्र देश को बदलने वाले फैसलों का गवाह बनने वाला है। कचहरी में आज इस केस की फाइल खुलेगी। कई बार जीवन में बार बार मिलने वाली नाकामियां नया सबक भी देती हैं, लेकिन कई बार ये नाकामियां जान भी ले लेती हैं। कानपुर के एक मेधावी छात्र की दर्दनाक दास्तान आपको दिखाएंगे, जो अपने सपनों का पीछा करते हुए जिंदगी से हार बैठा। कचहरी में आज सोच उस फाइल की भी खुलेगी जो मसीहा बनाती है लेकिन टीम नहीं बनाती। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजे के बहाने जानेंगे कि आखिर एक गोट कैसे टीम से हार गया। लेकिन सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की। क्या हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? अगर मैं आपसे पूछूं साल 1991 से साल 2026 के बीच क्या क्या बदला, तो जाहिर सी बात है आपका सीधा सरल जवाब होगा समय बदला। तब से अब तक 35 साल गुजर चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन 35 सालों में भारत कितना बदला। भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज कितना बदला। आपका और हमारा जीवन कितना बदला। और जो बदलाव आया वो किन बड़े फैसलों से आया, किन वजहों से आया। तब आप पाएंगे कि इन बदलावों में एक चीज कॉमन है और वो है बरसात के दिन। और इन बरसात के दिनों में होने वाला देश की संसद का मानसून सत्र। 1991 से लेकर अब तक भारत की तकदीर अक्सर इन्हीं बरसाती दिनों में लिखी गई है। ऐसे ही मानसून सत्र के दौरान लिखी गई है। तो क्या साल 2026 का मानसून सत्र भी इस देश की दिशा बदलने वाला है? क्या इस बार का मानसून सत्र भी निर्णायक होने वाला है? क्या इस बार के मानसून सत्र से देश की राजनीति बदलने वाली है? कचहरी में आज मानसून सत्र के मिथकों और उनकी हकीकत की फाइल आपके लिए खोल रहे हैं। और इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इस बार भी बड़ा शोर है कि मानसून सत्र में देश की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाले बिल आ सकते हैं। चर्चा है कि सरकार एक नया संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का प्रस्ताव होगा। साथ ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने के लिए परिसीमन बिल भी लाया जाएगा। यही दोनों बिल इसी साल अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित नहीं हो पाए थे। इसके लिए सरकार को 2/3 बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। इससे सरकार का काम कुछ आसान तो हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस लेवल पर और जितनी तेजी से दूसरे दलों में टूट फूट हुई है और उनमें एनडीए के झंडे तले आने की होड़ मची है, उससे इस मानसून सत्र में कुछ बड़ा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मानसून सत्र का पहला दिन सड़क के बाहर और सदन के अंदर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने संसद में तर्क और तथ्यों के जरिए चर्चा की पैरवी की। मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले। खैर, चर्चा आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं कि पिछले 3 दशक में संसद का मानसून सत्र बड़े फैसलों का साक्षी बना है। जैसे 2019 का मानसून सत्र, जो भारतीय इतिहास के सबसे सनसनीखेज और निर्णायक मानसून सत्रों में से एक था। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक संकल्प पेश किया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। साल 2016 आजादी के बाद भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार की नींव इसी सत्र में रखी गई थी। बरसों से लटके जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को अगस्त 2016 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। सितंबर 2020 उस मानसून सत्र में सरकार ने कृषि सुधारों से जुड़े 3 कृषि विधेयक पारित किए। हालांकि इन कानूनों को बाद में सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद वापस लिया था। अगस्त 2023 याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के विधेयक पेश किए। लेकिन मानसून सत्र में बड़े फैसले सिर्फ इसी सरकार के समय की बात नहीं है। जुलाई 1991 याद कीजिए, वो समय जब देश के पास सिर्फ कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब मानसून की बौछारों के बीच उस समय के पीएम पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की खिड़कियां दुनिया के लिए खोल दी। देश में लाइसेंस राज का खात्मा हुआ और उदारीकरण की शुरुआत हुई। आप जो आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सड़कों पर जो विदेशी गाड़ियां हैं और जो आईटी कंपनीज युवाओं को लाखों के पैकेज दे रही हैं, उसकी तरक्की की नींव उसी 1991 के मानसून सत्र में रखी गई थी। और उससे पहले के साल यानी 1990 के संसद के मानसून सत्र को याद कीजिए। अगस्त 1990 की बात है। वो सत्र राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूरे देश को हिला देने वाला था। उस मानसून सत्र के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसने भारतीय राजनीति की धुरी ही बदल दी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बिल आरटीई, राइट टू एजुकेशन, साल 2009 में मानसून सत्र में ही पास हुआ। भूमि अधिग्रहण बिल भी अगस्त 2012 में संसद के मानसून सत्र में ही आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल अगस्त 2013 मानसून सत्र के दौरान ही लोकसभा में पास हुआ। खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद देश की लगभग 2/3 आबादी को बेहद सस्ते दाम पर कानूनी रूप से अनाज पाने का अधिकार मिला था। तो 1991 से 2026 के बीच का फासला सिर्फ 35 साल का नहीं, ये उस भारत का सफर है जो बंद अर्थव्यवस्था से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, जो लाइसेंस राज से स्टार्टअप इंडिया तक पहुंची, जो लैंडलाइन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंची। और दिलचस्प बात यह है कि सफर के बीज ज्यादातर मॉनसून सत्र में ही रोपे गए। यानी असली आग, असली तूफान और असली क्रांति अक्सर मानसून सत्र में ही हुई है। तो भारत के इतिहास से ये पुरानी फाइलें आज कचहरी में हमने आपके लिए खोली, लेकिन लौटते हैं फिर वर्तमान में। और आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जो हुआ, सड़क पर जो हुआ, ऐसा पहले देखा नहीं गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने सीजेपी के आह्वान पर संसद कूच करना शुरू कर दिया। दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, टकराव की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। हंगामे की स्थिति बनी रही और शाम होते होते ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे पता चला कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया है। खुद सरकार ने इसका खुलासा किया। जेपी नड्डा ने फोटो शेयर की। तो एक तरफ हंगामा, बवाल, दूसरी तरफ बातचीत। और इस सब के बीच संसद में क्या कुछ चल रहा था, इसको लेकर मैंने एनडीटीवी के अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों मनोरंजन भारती और हिमांशु शेखर से बात की। इस वक्त मेरे साथ मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं, हिमांशु जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है आज कचहरी में। कचहरी तो तैयार है, लेकिन बात देश की संसद की होगी और इसीलिए शुरुआत में यहाँ पर मनोरंजन जी आपके साथ कर रही हूँ। मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी आज दोपहर में, जब आप बता रहे थे कि सिक्योरिटी जब वहां पर बढ़ाई गई संसद भवन में प्रोटेस्ट के मद्देनजर, तो वो अपने आप में कैसी परिस्थिति थी? कितना अंतर आपने बीते वर्षों में आज के मुकाबले देखा? क्या फर्क था?
देखिए, मैं संसद करीब कहूँ तो 3 दशक से कवर कर रहा हूँ, लेकिन आज जो देखने को मिला वो बहुत देखने को मिलता नहीं है। एक समय में देखने को मिला था पार्लियामेंट अटैक के बाद, उस वक्त भी मैं मौजूद था। उसके बाद सिक्योरिटी जो काफ़ी बदल गई, लेकिन आज थोड़ा पैनिक था। जो यहाँ पर सारे गेट बंद कर दिए गए थे, मतलब जितने भी लोहे के गेट थे वो बंद कर दिए गए थे। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई रिपोर्टर बाहर आ गया तो वो अंदर नहीं जा सकता। और मैंने देखा कि जो है अंदर जो CISF और सीआरपीएफ है वो पोजीशन लेके जो है वो उनकी जो टीम है वो गन लेकर के तैनात है। उसके बाद मैंने देखा एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जो कि अक्सर पार्लियामेंट में होती है लेकिन वो अपने जगह पे होती है कि कहीं आग लग जाए तो उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसको भी डिप्लॉय किया गया। जो मीडिया का स्टैंड है उसके ठीक सामने जो गेट है, मेन गेट है जहां से इंटर करते हैं सांसद, वहां पे लगाया गया था। तो एक तरह से ये जैसा इंफॉर्मेशन होगा उनके पास कि शायद प्रदर्शनकारी जो है संसद भवन की तरफ नजदीक आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये सारी व्यवस्था की गई थी। बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी, अंदर भी, जिससे कि चाक चौबंद की जाए व्यवस्था को। ये मैंने बहुत सालों बाद देखा है इस तरह का मंजर संसद के अंदर। और हिमांशु, देखिए 20-21 दिन से ज्यादा हो गया था जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए, लेकिन आज जब पहली तस्वीर हमारे सामने आई जिसमें जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं सीजेपी के नेताओं के साथ में, क्या कोई शॉक वैल्यू थी, क्या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्या हैरानी हुई कि अच्छा जी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हो गई? और जेपी नड्डा ही क्यों संकट मोचक बनकर उभर कर सामने आए? क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही सरकार की तरफ से देखा जाए तो पहली बार रिएक्शन या पहली बार पब्लिकली एक बयान रिलीज किया गया। ये कैसे शिफ्ट हुआ, ये कैसे परिवर्तन हुआ? आप सरप्राइज हुए इससे? देखिए, निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 21 दिन से वो प्रदर्शन चल रहा था और कल भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें कई विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से राजनाथ सिंह जी से ये कहा गया था कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। पर आज जब हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद मुझे लगता है दबाव में सरकार को उनके साथ बातचीत करनी पड़ी। और देखिए, जहाँ तक जेपी नड्डा का सवाल है, वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं और बहुत ही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को जो सरकार में भी और राज्यसभा में भी सदन का नेता है, उसको आगे किया सरकार ने इस बातचीत के लिए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री किसी एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को प्रदर्शनकारियों के साथ शुरुआती दौर की बातचीत के लिए भेजते हैं और उसके बाद जो भी प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार के सामने आता है उस वरिष्ठ प्रतिनिधि के जरिए फिर उस पर सरकार आपस में बैठकर उस पर एक पॉलिटिकल फैसला करती है। लेकिन निश्चित तौर पर यह खबर जरूर एक सरप्राइज थी हमारे लिए, क्योंकि सरकार 20 दिन तक सरकार झुकेगी ऐसा कोई संकेत हमें नहीं मिला था। जी, लेकिन जिस पूरे परिदृश्य में ये बैठक हुई, मनोरंजन जी, देखिए कितना दिलचस्प है ये देखना कि धरना स्थल पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव या बात करने के लिए कोई नहीं आया। जो धरने पर बैठे थे वो गए बातचीत करने के लिए। अब जब सोनम वांगचुक वहां नहीं है तो उन्होंने भी अब जो आगे अपना मांग रखी है, अब उसमें धर्मेंद्र प्रधान या उनके इस्तीफे की बात अब नहीं है, अब अलग से 3 और बातें हैं जो जोड़ी गई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सेफ पैसेज की सही दिशा में सही तरीके से ये मुद्दा अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाए, क्या इसका प्रयास हो रहा है? देखिए, विपक्ष का तो आरोप यही है कि भाई साहब ये सब जो है सब मिली भगत है, तो विपक्ष इस मामले को लगातार उठाता रहेगा। संसद में भी ये मामला जो है इतना वो खत्म नहीं होने वाला है। भले ही मीटिंग हो गई है, भले ही एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ गया है, भले ही जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से आ गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष सरकार को इस मानसून सत्र में छोड़ने वाला है। विपक्ष जो है उसको लगता है कि इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा है, राम मंदिर में चंदा वाला और दूसरा ये जो पेपर लीक वाला। और आप देखेंगे आज संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात होती है, उसके ठीक बाद डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद जाते हैं, उनको वहां पे हिरासत में लिया जाता है, उनको पार्लियामेंट स्थित थाना ले जाया जाता है। तो ये सारी कड़ियां आप जोड़ेंगे तो भले ही सरकार ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है कि ये प्रदर्शनकारी भी शांत हो जाए और संसद भी शांत हो जाए। तो देखिए, हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर आपको इनसाइड स्टोरी भी बताई, क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट था उसकी भी बात हुई। लेकिन कचहरी में अब जो फाइल हम खोलने जा रहे हैं उसमें एक शॉकिंग एलिमेंट है, उसमें भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है।
आखिर सरकारी नौकरी की खातिर कोई होनहार इंजीनियर इस कदर कैसे डिप्रेस हो सकता है, डेस्परेट हो सकता है कि अपनी जान ले ले। कानपुर में एक 23 साल के मेधावी इंजीनियर की दास्तान, जो आपको हम बताएंगे, कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सॉरी पापा, मैंने बहुत कोशिश की, बस यही कुछ शब्द और इनके साथ खत्म हो गई एक 23 साल के गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर आनंद कुमार की जिंदगी। कानपुर का एक लड़का जिसने बीटेक में गोल्ड मेडल जीता, पूरे उत्तर प्रदेश में उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। उसकी इस शानदार उपलब्धि पर 13 अगस्त 2024 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था, लेकिन उसकी चाहत सरकारी नौकरी की थी। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, करीब 50 बार उसने एग्जाम दिए, लेकिन 50 बार नाकामी मिली और आखिर में उसने खुद को ही फेल घोषित कर दिया। वो घर के पंखे में फांसी का फंदा लगाकर उसमें झूल गया। घर में सबको रोता बिलखता छोड़ गया और साथ में छोड़ गया 5 लाइन का सुसाइड नोट, जिसमें 8 बार उसने सॉरी लिखा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आनंद कुमार ने आत्महत्या क्यों की। सवाल ये है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर सरकारी नौकरी के पीछे इतना क्यों भाग रहा था। क्या उसे अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री पर भरोसा नहीं था, या उसे प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा नहीं था? यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। आज भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले लाखों युवाओं की शुरुआत 3 से 6 लाख रुपए सालाना के पैकेज से होती है, यानी महीने के 25 से 45 हजार रुपए। दूसरी तरफ रेलवे, बैंक या एसएससी जैसी सरकारी नौकरियों में शुरुआती सैलरी लेवल 6 और लेवल 7 की नौकरियों में महंगाई भत्ता, एचआरए, मेडिकल, पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ कई मामलों में 50 से 70 हजार रुपए महीना या उससे ज्यादा पहुंच जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ सैलरी का नहीं है, फर्क है जॉब सिक्योरिटी का। प्राइवेट सेक्टर में हर कुछ महीनों बाद हजारों कर्मचारियों की छटनी की नई खबर आती है। आईटी सेक्टर हो, स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनियां, ले ऑफ अब अंग्रेजी का शब्द नहीं बल्कि भारतीय युवाओं का डर बन चुका है। एक तरफ नौकरी मिलती है और दूसरी तरफ ईमेल आता है कि अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ऐसे माहौल में सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, जीवन भर की सुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। और यही वजह है कि सरकारी नौकरी अब नौकरी नहीं, एक राष्ट्रीय जुनून बन चुकी है। इसी साल 2023 के CSDS और KAS एजेंसी के एक सर्वे से समझ सकते हैं। सर्वे के मुताबिक भारत में हर 5 में से 3 युवा यानी लगभग 60% प्राइवेट नौकरी या खुद के बिजनेस के मुकाबले सरकारी नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। और इससे क्या हो रहा है, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यूपी में साल 2024 में कांस्टेबल भर्ती के लिए 60,244 पदों के लिए 48 लाख आवेदन आए थे। बिहार में 2025 में पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए 17,87,720 आवेदन आए थे। यूपी में 2021 में सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों के लिए 7,31,000 आवेदन आए थे। 2022 में बिहार सिविल कोर्ट में 7,692 पदों के लिए 13 लाख आवेदन आए थे और 2019 में बिहार विधान परिषद में चपरासी के 96 पदों के लिए 1,12,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। और केंद्र सरकार का एक डेटा सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT ने 27 जुलाई 2022 को लोकसभा को बताया कि पिछले 8 सालों में 7.22 लाख से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार में पक्की नौकरियां मिली, जबकि सरकार को इन नौकरियों के लिए 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले थे। सोचिए, देश में एक सरकारी पद के लिए कितने कितने दावेदार खड़े हैं। यानी सरकारी नौकरी की परीक्षा अब प्रतियोगिता नहीं, आबादी और उम्मीदों का महायुद्ध बन चुकी है। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो चुका रहा है युवा, देश का भविष्य। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में देश में 13,892 छात्रों ने खुदकुशी की, तो 2024 में बढ़कर यह आंकड़ा 14,488 हो गया। यानी एक साल में ही छात्रों की आत्महत्या के मामले में 8.5% का इजाफा हुआ। इसी तरह 2023 में 14,234 बेरोजगारों ने सुसाइड किया, जो आंकड़ा 2024 में बढ़कर
14,778 हो गया, यानी उसमें 8.7% का इजाफा हुआ। इन आंकड़ों में हर कहानी के पीछे एक सपना था, एक परिवार था, एक पिता था और शायद एक चिट्ठी भी, जिसे पुलिसिया भाषा में सुसाइड नोट कहते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की कहानी नहीं है, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता की भी कहानी है। ये सामाजिक दबाव की भी कहानी है। ये उस सोच की कहानी है जहां घर वाले अपने बच्चों को दिमाग में भर देते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ बन जाएगी, और फिर होता वही है जो कानपुर के बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट 23 साल के आनंद कुमार के साथ हुआ। उम्र ही क्या थी उसकी, भले ही वो गोल्ड मेडलिस्ट था, भले ही उसके पास प्राइवेट नौकरी थी। आज भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों से लाखों डिग्रियां निकल रही हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसी धारणा बना दी गई है कि सम्मान अब भी सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर को ही मिलता है। और शायद इसीलिए देश का सबसे मेधावी छात्र भी अपने सपनों का पीछा नहीं, बल्कि एक सरकारी कुर्सी का पीछा कर रहा है। अब ये देखना कितना दर्दनाक है कि एक पिता के हाथ में आज भी गोल्ड मेडल है, लेकिन उसका बेटा नहीं है। इसलिए अगली बार जब किसी बच्चे से सिर्फ ये पूछें कि सरकारी नौकरी लगी या नहीं, तो एक बार ये जरूर पूछिएगा कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि हर लड़ाई का नतीजा नौकरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ जिंदगी भी हार जाती है। जवान बेटे का इस तरह से दुनिया से चले जाना किसी भी परिवार के लिए किसी आपदा से कम नहीं, जिससे उबरने में शायद उन्हें पूरी जिंदगी लग जाए। लेकिन एक आपदा और है, वो आई है जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में, कुदरती आपदा। आसमान से बरसी, लेकिन जमीन पर उसने ऐसी तबाही मचाई कि उससे उबरने में अभी शायद लंबा वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर के करगिल में कुदरत का कहर टूटा है। अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ों से उतरे पानी के इस तेज सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में आप पानी के बहाव को देख सकते हैं। इस बाढ़ की वजह से इलाके में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां कुदरत का ऐसा खौफनाक रूप दिखा कि पल भर में बस्तियां उजड़ गईं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात आसमान से ऐसी आफत बरसी जिसने हंसते खेलते परिवारों को मलबे के नीचे दफन कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ की सुरनकोट तहसील में हुई, जहां अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तबाही का आलम यह है कि दर्जनों गाड़ियां पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई। सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गईं। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी लैंडस्लाइड हुआ। यात्रियों से भरी बस पर पत्थर गिरे और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 244 बंद पड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद जिले में भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है, जिससे आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल कचहरी में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बिना फिल्टर के सलमान आखिर क्यों वायरल हो गए? क्या सुपरस्टार का अपनी असली उम्र में दिखना गुनाह हो गया है? पूरी खबर ब्रेक के बाद। उम्र एक सच्चाई है और झुर्रियां हमारे माथे पर वक्त की लिखी हुई इबारत। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने उम्र को एक कमजोरी बना दिया है। कचहरी में आज बात सलमान खान की तस्वीर से शुरू होगी और हमारी सोच पर खत्म होगी। सलमान इसलिए क्योंकि एक इवेंट से आई उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें बॉलीवुड के दबंग अपनी असली उम्र के साथ दिखे, यानी बिना किसी भारी भरकम मेकअप, फिल्टर, बोटॉक्स या तैयारी के।
लोगों ने बातें बनानी शुरू की तो सलमान ने भी अपने ही अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुटकी लेते हुए लिखा, क्या आप लोगों की तबीयत ठीक है? सलमान का ये तंज सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि उस सोच पर तमाचा था जो 50-60 साल के इंसानों से भी 25 साल के हीरो जैसी दिखने की उम्मीद करती है। सलमान खान की पर्दे पर जो सॉलिड इमेज है, यानी उनकी लुक्स, फिजिक, उनका स्टाइल, भाईजान, मतलब इतने सारे पैरामीटर्स पर सलमान खान की इमेज जिसमें आंखें थकी सी हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, उम्र के 60 साल चेहरे पर जाहिर हैं, वो मेल नहीं खाते इन पैरामीटर्स पर और इसीलिए लोग चौंके, लोगों ने रिएक्ट किया। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में ढलती उम्र को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना आज भी एक बड़ा टैबू है, या स्टार्स और शोबिज के लोगों को हम एक पर्टिकुलर तरह से देखने के आदी हैं जिस पर कॉम्प्रोमाइज फैंस पसंद नहीं करते। सिनेमा का पर्दा और असल जिंदगी की हकीकत दोनों के बीच एक धुंधली सी लकीर है जिसे दर्शक अक्सर भूल जाते हैं। हॉलीवुड में केट विंसलेट और जेमी ली कर्टिस जैसी अभिनेत्रियां खुलेआम कह चुकी हैं कि झुर्रियां हमारी जिंदगी के तजुर्बों का रिपोर्ट कार्ड है, इन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी के पीछे छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात भारतीय सिनेमा और हमारे समाज की आती है तो एंटी एजिंग, हमेशा जवान दिखने का भूत हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। अरबों रुपए की ब्यूटी इंडस्ट्री और एस्थेटिक क्लिनिक इसी डर का व्यापार करते हैं। हालांकि हर कोई इस ग्लैमरस जाल में नहीं फंसता। दक्षिण भारत के थलाइवा रजनीकांत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर्दे पर 30 साल के गबरू जवान का किरदार निभाने वाले रजनीकांत कैमरे के हटते ही बिल्कुल साधारण इंसान बन जाते हैं। सफेद बाल, गंजापन, झुर्रियों भरा चेहरा उन्हें पब्लिक कार्यक्रमों में भी बिना विग और मेकअप के जाने में कभी झिझक नहीं हुई। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब करियर में अपने ढलान पर आए तब उन्होंने अपनी उम्र को स्वीकार किया। मोहब्बतें में सफेद दाढ़ी और अपने ग्रेसफुल लुक के साथ पर्दे पर वापसी की और साबित किया कि उम्र से स्टारडम कम नहीं होता, बल्कि अभिनय में गहराई आती है। मेल एक्टर के लिए तो फिर भी ये राह आसान रही है, लेकिन अभिनेत्रियों के लिए ढलती उम्र को स्वीकार करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। समाज ने हमेशा महिलाओं की सुंदरता को उनकी जवानी से, युवा अवस्था से बांध कर देखा है, लेकिन बदलाव की बयार यहां भी बह रही है। नीना गुप्ता ने उम्र दराज होने के बाद सोशल मीडिया पर बेबाकी से काम मांगा तो उनकी दूसरी पारी शुरू हुई। जया बच्चन और शबाना आजमी जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपने ग्रे हेयर को ही अपनी नई पहचान बना लिया। हालांकि कुछ पुराने वक्त में जाएं तो इसके उलट देव साहब ने स्क्रीन पर कभी बूढ़ा दिखना नहीं चाहा, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी किया है। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के निशानों और गिरते बालों को छिपाने के लिए उन्होंने अपने पेटेंट कैप, ऊंचे कॉलर वाले कुर्ते और गले में स्कार्फ बांधना कभी नहीं छोड़ा। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी उन्होंने कभी बूढ़ा ना होने की इस असीम चाहत का जिक्र किया। देव साहब का यह किस्सा दरअसल ये समझने के लिए काफी है कि पर्दे की चमक धमक और ढलती उम्र के बीच का संघर्ष कितना पुराना है। लेकिन आज के दौर में ये डर और भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब जब सिर्फ सिनेमा तक बात सीमित नहीं है, अरबों डॉलर की एंटी एजिंग और ब्यूटी इंडस्ट्री का फैलाया जाल अब आम इंसान के मन में भी बूढ़ा दिखने का डर पैदा कर रहा है। आज समाज भी वैसा ही बन रहा है जहां उम्र का बढ़ना अनुभव, मैच्योरिटी या समझदारी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक कमी मान लिया गया है। हमने बूढ़े होने को इररिलेवेंट होने से जोड़ दिया है। इसीलिए आज 25 साल का युवा बोटॉक्स के पीछे भाग रहा है और 60 साल का इंसान अपने चेहरे की स्वाभाविक झुर्रियां छिपाने के लिए छटपटा रहा है। और इस छटपटाहट के बीच सलमान खान की ये तस्वीरें एक पैटर्न को तोड़ती हैं। क्या पता कल को ये टैबू भी तोड़ दें कि अरे ये तो बुढ़ा हो गया, अरे ये तो बुढ़ी हो गई। ग्रेसफुली एज होना भी जिंदगी का खूबसूरत एहसास है और प्रकृति के नियम को अपनाने जैसा है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजों के बाद एक सवाल उठता है, क्या एक महान खिलाड़ी पूरी टीम की कमी पूरी कर सकता है? क्या एक सुपरस्टार 11 खिलाड़ियों का काम अकेले कर सकता है? अगर जवाब हाँ में होता तो आज वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के पास होता। लेकिन हुआ कुछ और। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, जिसे गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं, वो लियोनेल मेसी मैदान पर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीत गया स्पेन।
और शायद यही खेल का सबसे बड़ा सबक है कि मैच मसीहा जिता सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप तो सिर्फ और सिर्फ टीम जीतती है। निश्चित ही फाइनल में बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ, एक्स्ट्रा टाइम तक खेल खिंच गया और सिर्फ 1-0 से ही जीत हार तय हुई। लेकिन अर्जेंटीना हार सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि स्पेन बेहतर खेला। अर्जेंटीना इसलिए भी हारा क्योंकि पूरा सिस्टम एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगा था। गेंद मिली तो मेसी को दो, अटैक करना है तो मेसी के भरोसे, चमत्कार चाहिए तो मेसी करेंगे। ऐसा लग रहा था कि बाकी 10 खिलाड़ी धीरे धीरे खिलाड़ी कम दर्शक ज्यादा बनते चले गए। और जब स्पेन की टीम ने मेसी को रोक दिया तो पूरी अर्जेंटीना रुक गई। दूसरी तरफ स्पेन को देखिए, वहां कोई एक भगवान नहीं था, कोई अकेला मसीहा नहीं था, कोई वन मैन शो नहीं था, कोई सुपरस्टार नहीं था। 11 खिलाड़ी थे लेकिन खेले एक टीम की तरह, एक मिशन की तरह, एक मशीन की तरह जिसमें हर पुर्जा अपना अपना काम कर रहा था। मेसी का जो सपना है लगातार 2 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान जीतने का, वो टूट गया। और इन सब की बहुत बड़ी वजह रही टीम वर्क। किसकी टीम वर्क? स्पेन की टीम वर्क। क्योंकि स्पेन के जो कोच हैं डे फुएंटे जो है, लुइस डे ला फुएंटे, और उनके जो कप्तान है रॉड्री, उन्होंने टीम को बहुत अच्छे से बांधा रहा। और देखिए थ्रू आउट टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल स्पेन के खिलाफ हुआ, बेल्जियम के कैटलेरे हैं उन्होंने गोल किया। इसके अलावा कोई टीम जो स्पेन की जो स्टील की दीवार है वो भेद नहीं पाई। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। पूरे मैच में स्पेन हावी रहा, उसने 20 बार गोल करने की कोशिश की। वो तो गनीमत है कि टूटी उंगली से खेल रहे अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने 12 गोल तो ऐसे बचाए जो श्योर गोल थे, लेकिन गोलकीपर दीवार बन गया। उसने फाइनल मैच में 12 गोल बचाकर एक नया इतिहास भी रच दिया। लेकिन इसके मुकाबले अर्जेंटीना की तरफ से अटेम्प्ट कितने हुए? सिर्फ 2, और उनमें भी ज्यादातर खतरा मेसी से ही आया। यानी हमला भी एक आदमी, उम्मीद भी एक आदमी और जिम्मेदारी भी एक ही आदमी की। जबकि स्पेन का हर खिलाड़ी अटैकर भी था, डिफेंस में भी था और मौके भी बना रहा था। स्पेन के कई मौके इतने खतरनाक थे कि अगर अर्जेंटीना का गोलकीपर सुपरमैन जैसी परफॉर्मेंस नहीं करता तो स्कोर और भी एक तरफा हो सकता था। और स्पेन ने दिखाया कि अगर टीम अच्छी हो तो सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। मेसी शायद अकेले सुपरस्टार पड़ गए और टीम उन पे जरूरत से ज्यादा बैंक कर रही थी। उसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे उनकी टीम बैंक कर रही थी। इन सबको पीछे छोड़ते हुए स्पेन ने टीम वर्क, स्पेन की जीत जो है वो दुनिया भर में टीम वर्क का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करती है, बहुत अच्छी मिसाल सामने लाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, ये कहानी हमारे समाज की भी है। भारत में भी हमें ना जाने क्यों हर जगह एक मसीहा चाहिए होता है। राजनीति में एक चेहरा, क्रिकेट में एक स्टार, फिल्मों में एक हीरो, और पूरी व्यवस्था फिर उसी पर टिक जाती है। और इससे होता क्या है? हम सिस्टम नहीं बना पाते बल्कि हम सुपरस्टार बनाते हैं। और जब सुपरस्टार थक जाता है तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। जबकि सुपरस्टार इंस्पायर कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, मुश्किल पलों में मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, कोई कंपनी हो, कोई देश हो, समाज हो, ये कभी भी एक आदमी के भरोसे नहीं चलता है। अर्जेंटीना ने दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी उतारा, स्पेन ने दुनिया की सबसे बड़ी टीम उतारी, और आखिर में ट्रॉफी ने भी अपना फैसला सुना दिया। सेलिब्रिटी से तालियां मिलती हैं, माहौल बनता है, लेकिन इतिहास टीम लिखती है। और इसीलिए अगर आपको सिर्फ एक मैच जीतना है तो किसी मसीहा को खोजिए, लेकिन अगर आपको इतिहास जीतना है तो टीम बनाइए। क्योंकि मसीहा मैच जिताता है लेकिन टीम वर्ल्ड कप जिताती है, जैसा स्पेन ने किया।